हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कल की वीडियो में अपना 50% पोर्शन इस क्वेश्चन पेपर का कवर कर चुके हैं। बाकी जो 50% है वो आज की वीडियो में करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। ये क्या बोल रहा है कि इफ द यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट। बोल तो अगर उसने ऋण लिया है, ठीक है, और वो इस ऋण पर चूक जाए या फिर डिफॉल्ट हो जाए, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment। ठीक है, ये सीधा सीधा कह रहा है कि अगर मान चलो ये यूएसए गवर्नमेंट है, इसने अपने बॉन्ड दिए और लोगों से पैसा लिया उधार। ओके, और हो जाएगी जो गवर्नमेंट है तो वो डिफॉल्ट हो गई। ठीक है, वो मतलब वो पैसा चुकाने की कंडीशन में नहीं है, तो जो उसने बॉन्ड दिए लोगों को, ठीक है, कि भाई हमें आपसे पैसा चाहिए तो हम बॉन्ड दे रहे हैं, आप हमें पैसा दो। तो क्या वो लोग हैं यूएसए के, क्या वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमें जो बॉन्ड पर जो जो हमने पैसा पैसा देकर बॉन्ड लिया है और उस पर बॉन्ड पर प्लस ब्याज जो इंटरेस्ट है वो हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं? ये स्टेटमेंट ये बोल रही है कि वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, विल नॉट एबल टू बी एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट्स। क्योंकि बिकॉज स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रही है कि यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड करेंसी। ओके, अच्छा, हार्ड करेंसी अगर आपको पता है ना, जो 5 हार्ड करेंसी आईएमएफ जो है उसके अंदर सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो बाई ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट, ये कह रहा है कि किसी भी हार्ड करेंसी में उसकी पेमेंट वो नहीं है। उसने किसी भी यूएस गवर्नमेंट है जो डेट है, जो उसने ऋण लिया है, ठीक है, उसे किसी हार्ड करेंसी में नहीं रखा हुआ। ये तो उसके जो गवर्नमेंट पर वहां के लोगों को जो फेथ है, जो विश्वास है, उसके बेसिस पर है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ना तो वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, और ये फेथ के ऊपर ही होता है। ठीक है, जैसे मान चलो हमारे इधर आप देखोगे कि जैसे लोन लेते हैं, लाइक लोन क्या, जो गवर्नमेंट जो है वो पैसा लेती है, ठीक है, वो तो मार्केट से भी उठाती है और फॉरेन कंट्री से भी लोन लेती है। और जब मार्केट से पैसा उठाती है तो वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज वगैरह या कुछ ना कुछ इशू करती है ना, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है, वो सारी चीज़ें। और फिर अगर मान चलो वो हमारे मार्केट से पैसा नहीं ले रही, जब मार्केट से ही सारा का सारा पैसा ले रही, तो आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा होगा कि हमारे इधर क्राउडिंग आउट की प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, तो आप वहां से भी इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन, सिंडिकेटेड लैंडिंग, लाइक एक तरह से कलेक्टिव लैंडिंग, मतलब सामूहिक तरीके से मान के चलो ये हम 5 लोग हैं, ठीक है, तो हम 5 लोगों ने किसी को उधार दे दिया। ठीक है, तो सिंडिकेटेड लैंडिंग सेपरेट द रिस्क ऑफ बोरोअर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। हम लोगों ने पांचों ने मिलकर किसी एक इंसान को क्या दिया, कुछ पैसे दिए, उधार दे दी। ओके, अब उधार दे दी तो अब इससे क्या होगा, इससे डिफॉल्ट बढ़ सकता है। मान चलो ये बंदा जो है, हम पांचों पांचों से मान चलो इसने 1000 रुपए लिए, 200 200 करके हमने काउंट करके दे दिए। तो अगर ये डिफॉल्ट कर गया, मान चलो इसके पास पैसा नहीं है वापस देने की कंडीशन में, तो नुकसान एक का हुआ है, पांचों का, हम पांचों का हुआ। अब यहीं पर मान के चलो 5 की जगह एक ही इंसान होता और जब वो डिफॉल्ट कर जाता तो एक ही इंसान को नुकसान होता। तो यही चीज ये बोल रहा है कि सामूहिक उधार बहु उधारदाता को मत उधारकर्ता के चूक की जोखिम बढ़ाता है। तो जोखिम का चूक तो बढ़ेगी डिफॉल्ट होने की। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रही है, बिकॉज सिंडिकेटेड लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट। ओके, ये जो सिंडिकेटेड लोन है, लाइक आपने सामूहिक तरीके से उधार दी, तो वो सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट है या फिर एक मुश्त राशि है। ओके, सम ऑफ लम्स, बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। बट वो क्या है, ऋण नहीं है। अब आप खुद देखो यार, अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपने एक मुश्त राशि, मान चलो ये 1000 रुपये हमने दिए, तो ये सिर्फ बिना ब्याज के ही दे दिए, इस पर इंटरेस्ट भी तो लेंगे, एक तरह से ऋण वाला ही तो है ये, इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट वाली गलत है और ये फर्स्ट वाला सही है। तो ये स्टेटमेंट वन सी होगा, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी। अब ना डिजिटल रुपी लाइक ई रुपी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ई रुपी के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इट इज ए सॉवरन करेंसी, ठीक है, करेंसी है, सॉवरन है, इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल सकता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कुछ और किसी बैंक का नाम एसबीआई ले सकता था। ठीक है, इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इट अपियर्स एज ए लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई बैलेंस शीट, बिल्कुल आरबीआई की लाइबिलिटी होगी। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाई इट्स वेल डिजाइन। देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि ये बीमा प्रोवाइड नहीं कराता। ये बोल रहा है कि इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन,
अगर मान चलो इन्फ्लेशन हो गई है तो उसकी कंडीशन में आपको बीमा वगैरह ऐसी कंडीशन नहीं, ऐसी प्रॉफिट्स वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ है कन्वर्टिबल है, फ्रीली कन्वर्टिबल है, कमर्शियल बैंक के बीच में मनी एंड कैश। तो इसका आंसर होगा डी। ओके। इससे लग नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया, गौतम बुद्ध वाज जनरली नाउन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। किन किन नामों से जाने जाते थे वो लोग, उपनाम हो गए, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने दो चीजों के बारे में पढ़ा हो जब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। एक तो है कि ये शाक्य मुनि थे, और एक तथागत बुद्ध कहलाए। ओके, ज्ञान के बाद। तो ये दो और तीन तो ये तो ठीक है, लोगों को लगा कि यार ये दो तीन तो ठीक है, कुछ तो बी लगा कराए और कुछ सी लगा कराए। अब उन्होंने सी वालों ने ये सोचा होगा कि यार न्यायपुत्र तो हो गए, कि उनके जो संघ वगैरह होता था तो संघ में न्याय जैसी सेशन भी तो होता था कि लाइक कोई किसी के ऊपर ऋण वगैरह ज्यादा है, किसी ने उधार ज्यादा ले रखी है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। एक तरह से वो न्याय ही तो कर रहे हैं कि नहीं यार, जो एकदम बिल्कुल क्लियर साफ है वही अंदर आएगा। ओके। तो ये हो सकता है कि न्यायपुत्र गौतम बुद्ध भी हो, बट नहीं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है किसके बारे में, महावीर के बारे में। ओके। वर्धमान महावीर। तो ये न्यायपुत्र जो है वो किसकी है, वो महावीर की है। और इसी के साथ ही महावीर के अलग भी नाम है। लाइक अगर हम बात करें तो मुनि, उन्हें मुनि बोला गया, प्लस उन्हें भगवान बोला गया, प्लस ब्राह्मण, ठीक है। उसके अलावा निगंता। अच्छा, इसको लेकर पूछ सकते हैं वो निगंता को लेकर कि गौतम बुद्ध को या फिर महावीर को बोला गया है। प्लस सामंत, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो ये महावीर के नाम है। ये यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, ये रहा। आप लोग क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, वहां से हिंदी में भी देख सकते हो। बाकी तो मैं आपको हिंदी में बता ही रहा हूँ कि क्या 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 चीजें हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, ये रहा। इसमें कुछ साइट्स वगैरह दी हुई हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और उनके स्टेट्स हैं, और साथ ही उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो किस लिए फेमस है। ओके। तो पहला है चंद्रकेतुगढ़। और चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में है क्या? देखो ये ट्रेडिंग पोर्ट टाउन ये तो ठीक है इसका। चंद्रकेतुगढ़ साइड क्या ये उड़ीसा में है? तो नहीं। ये कहाँ, ये है कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट है इनाम गांव, महाराष्ट्र और चलकुलतिक साइड, ठीक है। ये तो सही है, इनाम गांव महाराष्ट्र। यहाँ से हमें जो लाइक बैलगाड़ी जो होती है उसके भी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में चलकुलतिक साइट है, ताम्रपास आम स्थल है। उसके बाद मांगड़ू, केरला और मेगालिथिक साइट, ये सही है कि ये केरला में और मेगालिथिक साइट लाइक महापाषाण स्थल है। और महापाषाण साइट, इसके बारे में एक चीज और है कि ये सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में ही पाए गए भाई, ठीक है। और इनका कुछ चीजें और हैं कि लाइक अगर मान चलो इनके उसमें कुछ कोई इंसान मर जाता था तो क्या करते थे, ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगा के इस तरीके से, और यहाँ बीच में तो उसे रख देते थे, दफना देते थे या फिर जला देते थे, और उनके मॉन्स टाइप कुछ बनाते थे और ऐसे एक पत्थर ऊपर रख दिया, बस हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो ऐसी जो प्रोसेस वो करते थे तो क्या वो सभी लोगों के लिए करते थे? तो नहीं, वो सिर्फ अपने एल्डर्स वगैरह हो गए या फिर कुछ बड़े लोग जिनकी काफी समाज में इज्जत थी उस टाइम, उस तरीके से उन लोगों को करते थे, सबके नहीं करते थे। नेक्स्ट है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है सालेहंडम, ये आंध्र प्रदेश में है क्या? देखो आंध्र प्रदेश में तो है, बट इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि रॉक कट केव श्रेंस यहाँ से मिले हैं, तो ये नहीं मिले हैं। क्योंकि ये मेनली यहाँ पर जो मिले हैं वो क्या है, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें मिली है। लाइक अगर आप बात करोगे तो हम लोग विहार की बात करते हैं, हम लोग चैत्याज की बात करते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था विहार और चैत्य क्या होते हैं। ओके। तो मंडप्स वगैरह, तो इसके बारे में चीजें मिली हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। तो इसका देखो दो और तीन, ये बी आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पुर्तगीज। अच्छा, पुर्तगालियों को उसने परमिशन दी थी टू बिल्ड ए फोर्ट एट भटकल, भटकल में एक किला बनाने के लिए। तो ज्यादातर यार पुर्तगाली से, पुर्तगीज से इस तरह की चीजें जो हुई हैं वो कृष्णदेवराय, विजयनगर जो किंगडम था उसके जो राजा थे, किंग थे, तो उन्होंने दिया। तो इसका नाम उसका होगा कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है, अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन जो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं लाइक कॉर्नवालिस वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन
ओके, तो रैयतवाड़ी, अब मैं आपसे पूछूँ, रैयतवाड़ी में जो लोन, जो ये लाइक रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे, वो कौन करते थे? रैयत मीन्स किसान, जो किसान लोग थे वो आपस में कलेक्ट करते थे और उनको देकर आते थे, ठीक है। द पीजेंट्स वर exempted from revenue payment in case of bad harvest और natural calamities। ये बोल रहा है कि उसमें जो किसान थे, मान चलो इस साल क्या हुआ, कि इस साल कोई ड्रॉट आ गई, सूखा आ गया, या फिर हो सकता है कि फसल अच्छी नहीं हुई, खराब हो गई, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, लाइक सूखे की जगह बाढ़ आ गई, उस तरह कंडीशंस हो गई, फसल खराब हो गई, तो क्या वो किसान जो होते थे वो उससे बच जाते थे? ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहा है कि उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ता था। तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी भाई। आपने पढ़ा भी होगा कि यार चाहे सूखा आ जाए चाहे कुछ हो जाए, तो अंग्रेज छोड़ते थोड़ी ना थे। वो तो पेमेंट तो लेते ही लेते थे, प्लस इंटरेस्ट भी लेते थे, ब्याज भी लेते थे। ठीक है, चाहे किसान मर जाए कोई दिक्कत, कोई उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, जितना चाहिए वो देना पड़ेगा। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी सीधा। नेक्स्ट है कि अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्ती जिसे बोलते हैं, इन बंगाल, इफ द जमींदार फेल्ड टू पे द रेवेन्यू। अच्छा, जमींदारों को एक टाइम लिमिट दी जाती थी कि मान चलो 1 महीने का टाइम आपके पास, और अकॉर्डिंग टू फसल जितने भी उनकी हुई है उसके बेसिस पर कितनी अच्छी हुई है, तो कुछ एक क्राइटेरिया बना के रखा हुआ था उन्होंने, तो इतना आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अब मान के चलो ये जमींदार अगर फेल हो जाता था, तो ये बोल रहा है कि अगर जमींदार फेल हो जाए रेवेन्यू कलेक्ट करने में, और ऑन द बिफोर ऑफ फिक्स डेट, और जो फिक्स डेट थी वहां पर फिक्स डेट तक नहीं दे पाए, तो ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिम जमींदारी, तो वो जमींदारी से उसको रिमूव कर दिया जाता था, हटा दिया जाता, किसी और को जमींदारी दे दी जाती थी। तो ये तो सही है, ये तो पढ़ा भी है भाई, स्पेक्ट्रम वगैरह में देख लो, पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी गलत सही होगी, फर्स्ट गलत होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। तो उपनिषद के कोई पैराबल्स लाइक इसके अंदर कोई कथा वगैरह उस जैसी कंडीशन, उस जैसी चीजें नहीं थी, पैराबल्स नहीं थी, कोई नीति कथा इस तरह की नहीं। तो ये तो गलत है भाई, ये ऑलरेडी बेस्ड है भाई फिलोसफिकल कंसेप्ट पर। तो फिलोसफिकल कंसेप्ट जो बेस्ड होते हैं वो लाइक एक तरह से कहानी वगैरह चीजें होती है। ठीक है, फिलोसफिकल, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण्स। ये ठीक है, क्योंकि पुराणों से पहले ही उन्हें कंपोज कर लिया गया था उपनिषद को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। जो इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल है, क्या उसका मेंबर है इंडिया? तो हाँ, ये तो ठीक है कि वो उसका मेंबर है, क्योंकि ग्रीन काउंसिल, क्योंकि हम लोग अपने यहाँ से ग्रेन्स वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम पर भी हमने ग्रेन्स वगैरह दिया हुआ है, पाकिस्तान को दिया, बांग्लादेश को दिया, अदर कंट्री अफगानिस्तान को दिया, तो ये मेंबर है। ओके, तो ये मेंबर तो है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद ए कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस और व्हीट। अच्छा देखो, एक क्राइटेरिया है कि मान चलो कोई कंट्री है, तो वो उसके एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस और व्हीट, सिर्फ ये दो ग्रेन्स की वैरायटी दी हुई है, कि इनके बेसिस पर वो कितना इंपोर्ट कर रहा है कितना नहीं है, उसके बेसिस पर हम लोग इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल में उस कंट्री को ऐड करते हैं, मेंबर करते हैं। तो ये तो गलत हो गया सीधा सीधा। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ राइस और व्हीट ही थोड़ी ना ग्रेन के अंदर काउंट की जाएगी। तो ये तो आप लोग एक तरह से एक्सट्रीम स्टेटमेंट की तरफ भी जा रही है, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बट इसमें एक क्वेश्चन और निकलता है कि मान के चलो उसने ये पूछ दिया कि इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल मेंबर तो है, ठीक है, बट इंडिया को किस कैटेगरी में रखा हुआ है? इंडिया के इंपोर्टिंग वाले में रखा हुआ है या फिर एक्सपोर्टिंग में? अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि यार इंपोर्टिंग, बिकॉज इंडिया इज ए इंपोर्टिंग कंट्री, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि यार इंपोर्टिंग वाले में रखा होगा, बट ये गलत है। उन्होंने रखा हुआ है एक्सपोर्टिंग में, क्योंकि चीज़ें ग्रेन्स के अंदर काउंट की जा रही हैं, तो ग्रेन्स में तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक आप लोग वीट की बात कर लो या चावल की बात कर लो, ठीक है, या फिर अदर चीज़ें भी हैं लाइक पल्सेज, ठीक है। तो ये याद रखनी है, इंपोर्टिंग वाले में नहीं है, वो एक्सपोर्टिंग में उसको कैटेगरी में रखा हुआ है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन। अच्छा, ये उस टाइम का करंट अफेयर था, लाइक 2024 में कोई लेटेस्ट, या 2023 में ऐड की गई होगी कोई इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज यूनेस्को में, तो इसका ये गरबा डांस होगा, क्योंकि उसकी बोली भी गई थी ना कि गरबा डांस को हम ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली।
बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब ये तो भाई स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ते हो, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है, जो नॉन परमानेंट भी थे। उसके बाद है नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ओके 1935 की बात की जा रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट of all India federal based on the union of the British India province and princely state. Defense and foreign affairs were kept under the control of the federal legislation। तो ये तो गलत हो गया, ये भाई गवर्नर के कंट्रोल में थे। ओके, तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। फर्स्ट वाली एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या गया है, ऑल इंडिया फेडरल बेस्ड ऑन द यूनियन, यूनियन के बेसिस पर इंडिया प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ये तो किया गया है, ये एकदम बिल्कुल सही है जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है। तो ऑल इंडिया जो फेडरेशन है उसकी, तो भाई उसे एस्टेब्लिश किया गया था, ये तो ठीक है एकदम बिल्कुल तरीके से। और इसमें एक चीज़ और है कि 1935 में क्या किया था, जो प्रोविंशियल लेवल पर जो डाईआरकी थी, ठीक है, उसे खत्म कर दिया था, सिर्फ यूनियन लेवल पर रहेगी, प्रोविंशियल लेवल पर नहीं रहेगी, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, 1935 में उसे खत्म किया गया था, एबोलिश किया गया था। प्रोविंशियल लेवल वाली है, यूनियन लेवल पर तो रहेगी, वो तो ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भास। अच्छा, भास ने क्या मतलब लिखी हुई है, कौन सी रचना इनमें से जो है वो, अब ये तो फैक्चुअल वाली बातें हो गई कि मध्यम योग, ये भास की है। उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, लाइक अगर मैं बात करूं कि दत्तावाक्य, ये हो गया, ये इनका प्ले राइट है। उसके बाद घटोत्कच, दत्त घटोत्कच, वो है, वो उन्हीं की है। ओके, बालचरित हो गई, ये भी इनकी है। और एक चीज और है कि भाष जो है वो कौन से, लाइक अगर मान चलो लैंग्वेज के ऊपर बात कर ले, तो लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत ड्रामेटिक्स थे वो, ठीक है, संस्कृत को लेकर। हो सकता है वो संस्कृत जगह कुछ और लिख दे, तो वो आपको पता होना चाहिए भाष। और भाष की एक और है स्वपन दत्ता, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है संभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of the commentary of। अच्छा, ये जो संभूति है, तो वो किसके मतलब लेखक हैं, किसके लेखक है, कौन सा इसमें से है, लाइक मैं अगर बात करूँ तो इसमें है ऑप्शन सी, सरस्वती, सरस्वतीवाद विनय, तो इसके वो लेखक हैं। अब ये भाई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके तब आपको पता चलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। ओके, अच्छा, इनमें से भी ये यूनेस्को में, ये सब यूनेस्को में तो है, बट वो उसने सीधा लास्ट में बोला हुआ है कि इंक्लूडिंग इन 2023, जो 2023 में ऐड की गई है। तो 2023 में सिर्फ दो ही हैं, एक तो है आपके शांति निकेतन, और एक है ये हॉर्सल्स वाला। ओके, यही आपकी दो चीजें हैं। और बाकी जो, अगर मैं रानी की वाव की बात करूं, तो रानी की वाव आपकी 2014 की है। और इसके बाद जो महाबोधि टेम्पल है, ये आपका 2002 का है। तो ओनली दो, शांति निकेतन और सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ हॉयसल्स, ये दो इसमें ऐड की गई है। नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट मे अमेंड एनी प्रोविजन। अच्छा, जो पार्लियामेंट है वो किस किस तरीके से अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बाय वे ऑफ, वो एडिशन कुछ ऐड कर सकती है, बिल्कुल, वेरिएशन कर सकती है, रिपील कर सकती है, किसी चीज़ को खत्म कर सकती है, किसी में कुछ एडिशन कर सकती है, किसी को न्यू भी ऐड कर सकती है। तो ये तीनों तरीके से कर सकते हैं। ऑलरेडी जो 368 वाला प्रोविजन हमारे पार्ट किस में है, पार्ट 20 के अंदर है, और उसमें ऑलरेडी ये बोला हुआ है, ये तीनों चीजें, तीनों वर्ड्स मेंशन है, ठीक है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या पर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, विच ऑफ द अबव कंट्री आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर दियर लो बर्थ रेट। अच्छा, लो बर्थ रेट, अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं कि लो बर्थ रेट, अब देखो लो बर्थ रेट इस तरीके से बनेगी, और उसमें बोल रहा है एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब है ये बूढ़ी वाली पॉपुलेशन है ना, ये ऐसे मार्क कर दो इसे, ठीक है। तो इसका एक तरह से ऐसे ट्रायंगल बन गया। उसके बाद डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, अब यहाँ से पॉपुलेशन एजिंग तो है, बट उसकी, अब यहाँ से एजिंग पॉपुलेशन की डिक्लाइन होती जा रही है और पॉपुलेशन भी घट रही है, तो लाइक उसकी डेथ रेट, ये देखो इस तरीके से ये एक बनेगा, ठीक है। तो ये कम होती जा रही है। तो ये किस किस कंट्री की है, तो भाई ये
क्या क्या हो सकता है बताओ? तो इटली और नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी ऐसा है। ठीक है, या फिर आई थिंक, अच्छा देखो, सॉरी सॉरी, इसमें ये तीनों नहीं आएंगे, ये आएंगे इटली और जापान और साउथ कोरिया। यहाँ पर आप देखोगे ना, जापान के अंदर भी देखोगे तो आप ज़्यादातर आपको ओल्ड पीपल्स नजर आएंगे। ठीक है, यूथ वगैरह कम है, क्योंकि तभी तो उन्हें यूथ की जरूरत पड़ती है काम के लिए। ठीक है, क्योंकि ओल्ड पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है। तो जापान से आप लोग काउंट कर सकते, जापान से देख सकते हो कि दो किस्में हैं, तो इसमें तो है ही नहीं, ना इसमें है, तो दो और चार, या फिर एक दो चार। तो इटली के अंदर भी यही चीज़ें हैं, तो एक दो और चार, इसका ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। अच्छा, मनी बिल को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है। आर्टिकल 109 मेंशन, और हो सकता है कि मनी बिल को लेकर इस बार भी आ जाए, क्योंकि बजट वाला आपको पता ही है। ठीक है, तो आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। अच्छा देखो, 109 हो गया और 110 हो गया। 110 में तो डेफिनेशन है, और इसमें क्या है, इसमें प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसीजर 109 में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 110 में कई प्रोसीजर समझो और 109 में डेफिनेशन, तो ये इंटरकनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सही है कि उसमें प्रोसीजर वगैरह है उसका, मनी बिल कैसे कैसे पास किया जाएगा, क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी। नेक्स्ट है, ए मनी बिल shall not be introduced in the council of states। लाइक इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बोल रही है कि ए मनी बिल, ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। अच्छा, स्टार्टिंग में हम लोग सीधा सीधा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस, ये सीधा बोल रहा है कि शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, सीधा सीधा हम राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये तो सही है, क्योंकि जो मनी बिल है उसके ऊपर जो मेनली राइट्स जो हैं सबसे ज़्यादा, तो लोकसभा के अंदर है, लोकसभा के अंदर ही लाया जाएगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें की जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस। ठीक है, अच्छा इसके बाद लोकसभा से अगर निकालने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा अप्रूव तो करेगी करेगी, ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ये कुछ चेंजेस के लिए स्पेसिफाई कर सकती है, एक सजेशन दे सकती है कि यार इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो आप, या फिर ये चीज़ें कुछ अमेंड कर सकते हो। बट वो जो चीज़ें, जो भी सजेशन राज्यसभा दे रही है, वो लोकसभा के लिए मानने के लिए बाइंडिंग नहीं है। ओके, वो मना भी कर सकते हैं, बट राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। जो बिल यहाँ से भेजा जाएगा मनी बिल, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो ये सही है। फोर्थ है, अमेंडमेंट टू ए मनी बिल सजेस्ट बाय राज्यसभा। ओके, तो ये जो राज्यसभा ने अमेंड की बात की कि यार इसमें जो मनी बिल है इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लो या फिर कुछ चेंज कर लो, हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। तो लोकसभा के लिए वो एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है, वो मना कर देगी, तो मानना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है वो सारी चीज़ें। फोर्थ स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, एक दो तीन इसका सही होगा। ठीक है, जो अमेंडमेंट राज्यसभा में उनको सजेस्ट किए वो मानना कंपलसरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है लोकसभा के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये बोल रही है कि राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, कि लोकसभा द्वारा स्वीकार करना ही होगा वो, तो ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट रैंक। अब यार इसमें इक्विवेलेंट रैंक अब कहाँ तक, मतलब इसे देखोगे कि किसके बराबर है। इसमें एक स्टेटमेंट, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट वो ही सही है कि जो मेजर है वो स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है। ठीक है, नेवी के अंदर। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न काउंसिल को लेकर, एस्टेब्लिश बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ एनईसी एक्ट। इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कि उस काउंसिल के अंदर कौन कौन मेंबर शामिल होंगे। तो इसमें देखो, होम मिनिस्टर की बात की जा रही है, होम मिनिस्टर नहीं होंगे, बाकी ये तीनों हैं। लाइक गवर्नर भी होगा, चीफ मिनिस्टर होंगे उस स्टेट के, पर 3 मेंबर्स और भी होंगे जिन्हें नॉमिनेट किया जाएगा बाई प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि नॉमिनेट पीएम के थ्रू नहीं होंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ओके, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ओनली वन टू और सेकंड ये सही है, होम मिनिस्टर होंगे ही नहीं। देखो, ये डेलिमिटेशन कमीशन, मैंने आपको पहले भी जो हमारी PT 365 की जो पॉलिटी वाला सीरीज है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि डेलिमिटेशन कमीशन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डी 4 टाइम्स हुआ है, और वो मैंने आपको बताया भी था कि 4 टाइम्स कब कब हुआ है। ठीक है, 1962, 63, 73, 2002, ये मैंने आपको बता दिया था। 1952 वाला जो है, 52, 63, 73
और 2002, ये 4 टाइम्स हो गया। ओके। फोर्थ, इसके अलावा करने की बात की जा रही है जिसमें हम लोग नारी शक्ति वंदन बिल जो आया हुआ था, 33% रिजर्वेशन के लिए सीट्स को लेकर लोकसभा विधानसभा, ठीक है, उनके अंदर, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ओके, उसके अंदर 33% सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी लेडीज को। और वो भी जब डेलिमिटेशन कमीशन हो जाएगा हमारा, तो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह हो जाएंगी, उसके बाद वो किया जाएगा आफ्टर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 amends the 8th schedule to the constitution of including which of the following language। ठीक है, ये कह रहा है कि जो 71वां संविधान संशोधन जो किया गया था, अच्छा ये बात 1992 में है वो, तो उसमें जो हमारे 8 शेड्यूल के अंदर हमारी 22 लैंग्वेज जो है, ठीक है, उनमें से कौन कौन सी ऐड की गई थी इसके थ्रू। तो देखो, 3 अमेंडमेंट थे, ओके, जो आपने पढ़ा भी होगा। तो एक तो हम लोग जब 8 शेड्यूल पढ़ते हैं तो उसमें एक तो 21st के बारे में बात करते हैं, 1967 का, और ये 71st हो गया, और एक है 92nd, और ये कब का है, ये है 2003 का। तो इसमें अगर मान चलो देखो, 21st वाला जो था उसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, इसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बना सकता है वो कि सिंधी लैंग्वेज जो ऐड की गई थी वो कौन सी लैंग्वेज थी, मतलब किस नंबर पर थी। हमने 22 लैंग्वेज के बारे में बात की हुई है कि ये जो 8 शेड्यूल है इसमें 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब इसमें से भी 21st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, उसमें जो सिंधी ऐड की गई थी वो 15th लैंग्वेज थी। अगर वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और दे दे कि थोड़ा सा कि वो 15th लैंग्वेज थी या फिर 14 लैंग्वेज थी, इस तरह से कर दे, ठीक है, जैसे मैंने आपको PT 365 में बताया था। ओके। तो जो रिकमेंडेशन थी फाइनेंस कमीशन की कि जो हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो दिया जाएगा, वो मैंने 15 लिख दी थी पर वो 14 था। ओके। उसके बाद है 71st, इससे आप याद सकते हो कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अच्छा, ये NMK करके, जैसे हम लोग सॉइल के अंदर हम करते हैं ना एग्रीकल्चर के अंदर कि यार नाइट्रोजन इतना होना चाहिए, तो पोटेशियम इतना होना चाहिए, और तो वो एक रेशो टाइप, तो NMK करके आप इस तरीके से याद रख सकते हो। 19 सेकंड में है BDMS, जो डॉक्टर्स जो होते हैं उसकी तरीके से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ओके। तो यहाँ पर पूछा गया 71st से, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो 1 2 3। फोर्थ जो मैथाली है, तो ये तो किससे है, ये है हमारी 92nd वाले से, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ओके। तो अगर देखो ये 15th लैंग्वेज थी सिंधी, इससे आप काउंट भी कर सकते हो, 15 और 3 18 और 4 22, उस तरीके से। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि पार्टी और उनके कुछ लीडर्स हैं कि भारतीय जनसंघ, तो ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, तो ये तो इनका सही है। सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो सोशलिस्ट पार्टी थी राम मनोहर लोहिया। आप बात करोगे समाजवादी पार्टी की तो सी राजगोपालाचारी तो है नहीं, तो इसमें राम मनोहर लोहिया। ओके। उसके बाद है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये जगजीवन राम की है क्या, तो हाँ ये तो ठीक है। उसके बाद जो स्वतंत्र पार्टी है ना, ये आचार्य नारायण देव की नहीं है, ये है सी राजगोपालाचारी की। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, एक तो भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम। हो सकता है स्वतंत्र पार्टी को लेकर किसी और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो सी राजगोपालाचारी की है। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जा रही है। इसमें कुछ पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, पार्ट्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछता है भाई, 2024 में भी है, 23 में भी है, 22 में भी है। तो पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर गिवन इन पार्ट 9A। अच्छा, 9A की बात की जाए तो, और उसमें आर्टिकल्स की बात की जाती, तो 243, 243 किससे, P से 243 ZG। तो इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 15 और 3 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 352 से 360। ये मैंने बताया हुआ, हम लोग जब प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ी थी, हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बारे में भी, ठीक है। उसके बाद है प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट, अभी मैंने आपको बताया था जो 361 वाला, रिपील, वेरिएशन, एडिशन, एडिशन, ठीक है, पार्ट 20 20 के अंदर, तो तीनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है।
ओके। उसके बाद है नेक्स्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर कुछ हर बार एक क्वेश्चन आपके शेड्यूल से आता है, लाइक यूनियन लिस्ट लिस्ट वाला जो है, जो 7 शेड्यूल के अंदर है। ठीक है, पार्ट जो दिए गए हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें कौन सा यूनियन लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट कौन सा है। ओके। तो अब देखो, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये देखो मैं अगर सीधे सीधे बात करूँ, ये चारों की चारों स्टेटमेंट जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है जो भी दी हुई है। चाहे वो माइग्रेशन की बात है, चाहे वो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स की बात हो, या क्वारंटाइन की बात हो, या कॉर्पोरेशन टैक्स की बात हो। बट इसमें स्टेटमेंट 3 आपकी करेक्ट है, क्योंकि इसी में ही यूनियन लिस्ट लिया हुआ है। बाकी में स्टेट लिस्ट डाली हुई है, बट ये वास्तव में पार्ट है यूनियन लिस्ट का। ओके, पता होना चाहिए। अब देखो, ये स्टेटमेंट है, अब मान चलो उसने ये चीज़ दे दी। अब हो सकता है कि नेक्स्ट 2025 वाले में वो ये कह दे कि यहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग कर दो। यहाँ पर तो ऐसी स्टेटमेंट बना दी नॉर्मल, वहाँ बोलेगा यहाँ क्वारंटाइन लिख दिया, यहाँ स्टेट लिस्ट लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए, क्वारंटाइन जो है, लाइक इंटर स्टेट क्वारंटाइन, वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, नॉट स्टेट लिस्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स की बात की जाए तो इट्स अंडर यूनियन लिस्ट, नॉट स्टेट लिस्ट। ओके। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी। तो आर्टिकल 21 है भाई, इसको लेकर तो। और राइट टू प्राइवेसी किस केस रिलेटेड है, के एस पट्टा स्वामी जजमेंट जो है, तो उनसे रिलेटेड है। तो ये न्यूज़ में भी उस वजह से आता है क्योंकि विराट कोहली जो लाइक फॉरेन कंट्रीज में गए थे किसी में, तो उनका जो जहाँ होटल में रुके हुए थे, तो उसमें उनके रूम में कोई घुस गया था। ठीक है, कोई फैन वगैरह, तो उस वजह से। नेक्स्ट है, अगर आप बात करोगे तो, कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अच्छा, मिलिट्री अफेयर्स के जो हेड है, सीडीएस की बात की जा रही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो बोल रहे हैं कि परमानेंट चेयरमैन होंगे चीफ्स ऑफ स्टाफ ऑफ कमेटी, तो ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस। क्या वो मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज पावर एक्सरसाइज कर सकते हो? नहीं। ओके, तो ये चीज वो नहीं कर सकते, मिलिट्री कमांड वाली पावर जो है, लाइक सैन्य कमांड का यूज करना तीनों सेवाओं के ऊपर। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन ऑल ट्रायल सर्विस मैटर्स। तो ये ठीक है, 1 और 3 इसका करेक्ट होगा। और इसके अलावा और भी चीजें, लाइक अगर ये बात करें तो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होंगे डिफेंस मिनिस्टर के, या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो होगी फंक्शंस, और इसकी सर्विस जो उनके सेक्रेटरी हैं, लाइक डिफेंस मिनिस्ट्री। तो वो चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन अंडरटेकन जो आर्मी का टूवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। अच्छा, रिमोट एरिया जो हमारे हो गए, जहाँ पर कुछ जो दूर वाले एरिया जो है, ठीक है, वहाँ पर आर्मी ने कुछ ऑपरेशंस वगैरह चलाए हुए हैं, ताकि वहाँ के लोग जो हैं, उनके जो पॉपुलेशन है, उनको एड्रेस करने के लिए, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये किससे, ये ऑपरेशन सद्भावना है, ये चलाया गया था यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये न्यूज़ में भी था उस टाइम, तो लद्दाख के लिए, तो वहाँ के जो लोग हैं। और रिसेंटली एक न्यूज़ उस चीज़ को लेकर भी है, कि मैंने बोला था ना आपको कि जो 6 शेड्यूल है, ठीक है, ठीक, जो हमारे जो 6 शेड्यूल वाले स्टेट है, एक तो 5th शेड्यूल, एक 6 शेड्यूल, ठीक। उसमें आपको बात की जाए तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये जो 4 स्टेट्स आते हैं, तो लद्दाख के लोग उस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि हम लोगों को 6 शेड्यूल में काउंट किया जाए, तो कि लद्दाख जो है उसमें 6 शेड्यूल में काउंट किया जाए। ठीक है, उस चीज़ को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइक, अगर आप बात करो कि लार्जेस्ट जो बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, अच्छा किस किस के बीच है, तो ये है भाई कनाडा और यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका के बीच। यही सबसे बड़ा भाई, ये है लगभग लगभग 8,890 किलोमीटर। ठीक है, ये है सबसे बड़ा, और इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमेटी। ओके, एथिक्स कमेटी के ऊपर बात की जा रही है, कि एथिक्स कमेटी को लेकर क्या क्या चीजें, जो आचार समिति है उसको लेकर क्या क्या चीजें करेक्ट हो सकती है लोकसभा के अंदर। इनिशियली इट इज एन एडॉक, ठीक है, ये एडॉक कमेटी है, ये सही है। उसके बाद अब देखो, एक से ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट इसकी जो
ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट कर दो। उसके बाद ओनली ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। अच्छा ठीक है। कैन मेक ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ द लोकसभा। अच्छा कोई कुछ ऐसी वैसी हरकतें करता है लाइक अनैतिक आचरण करता है कंडक्ट वगैरह, तो उसके लिए उसको लेकर कोई शिकायत करनी हो कंप्लेंट करनी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का मेंबर कर सकता है, ऐसी स्टेटमेंट बोल रही है। क्या ये सही है? नहीं, कोई भी मेंबर कर सकता है। ठीक है, एनी पर्सन, नॉट लोकसभा, राज्यसभा का मेंबर भी तो कर सकता है। ओके, ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये गई और ये भी गई। बचा कौन सा? ये सी स्टेटमेंट सही होगी। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडाइज। ओके, ये तो सही है कि जो किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकते जो न्यायाधीश है। ओके, लाइक इंक्वायरी कर सकती है, प्राइम फेशियल इंक्वायरी जैसे हम बोलते हैं, बिफोर डिसाइडिंग टू एग्जामाइन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जो सब जुडाइज वाले मामले हैं, जो निर्माणाधीन है, जो न्यायाधीन है, उन पर ये कमेटी जो है वो एक्शंस नहीं ले सकती एनी मैटर पर। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। अब देखो नारी शक्ति वंदन बिल, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। उनकी डेलिमिटेशन कमीशन के बाद ये सारी चीज़ें जो भी इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा लाइक 33% का, तो वो डेलिमिटेशन कमीशन के बाद दिया जाएगा। अब यहाँ पर झोल क्या हुआ है, उसने बोला है कि प्रोविजंस विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, तो ये तो गलत हो गया भाई। आफ्टर डेलिमिटेशन कमीशन है ना, तो फर्स्ट गया, ये भी गई, ये भी गया, तो बचा क्या एलिमिनेशन से? टू एंड थर्ड। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15, ये ठीक है 15 ईयर्स के लिए ही होगा। देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट वुमेन विद द कोटा, तो ठीक है एस सी एस टी और वुमेन, इनके लिए कोटा प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इसके बाद भी, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें तो होंगी आपकी, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है, एक एक्सरसाइज है मित्र शक्ति, तो ये क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच है? नहीं भाई, बांग्लादेश नहीं है, आप बात करोगे श्रीलंका के बीच में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई, बचा वही एलिमिनेशन से। फर्स्ट, तो टू थ्री और थर्ड कमेंटेड ऑन पुणे, ये ठीक है। काउंटर टेररिज्म को लेकर है, ये भी सही है। उसके बाद अब एयरफोर्स वाज पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, तो ये भी ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट आपकी सही है। ये श्रीलंका के साथ है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, जो आपके साथ खेल हुआ है इसमें कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं कि ए रिट पिटिशन, ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अच्छा, हम लोग जब रिट्स के बारे में पढ़ते हैं, हैbeas कॉर्पस, ठीक है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टरी और क्यो वारंटो, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ हैbeas कॉर्पस के बारे में बात की जाए, तो उसमें बात की जाती है प्रोड्यूस बॉडी की, कि 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, प्रोड्यूस बॉडी। फिर मैंडेमस में बात की जाए तो मैंडेमस में वी कमांड, कि जो हायर ऑफिसर है वो लोअर ऑफिसर्स को कमांड करते हैं कि ऐसा ऐसा काम करना है, अपनी लिमिट बना के काम करना है, उस तरीके से। तो सेम यही सारी चीज़ें इसमें है। तो मैंडेमस में प्रोहिबिशन में जो हायर कोर्ट है, जो अपर जुडिशरी है, ठीक है, वो लोअर जुडिशरी को क्या करती है? डायरेक्शन देती है, कमांड देती है। लाइक अगर बात करो टू फॉरवर्ड, ठीक है, कि ये जो आपने, जो आपका जैसे मान चलो ये आपका एरिया है, जैसे मान चलो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, तो वो किसी और के बारे में, उसका जो क्षेत्राधिकार है लाइक उसका जो एरिया है जो उसको अंडर में आता है, तो वहीं पर ही तो वो सारे डिसीजन ले सकता है, तो उससे अलग तो नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेकर कुछ जो अपर जुडिशरी है वो लोअर जुडिशरी को कमांड कर सकती है। तो सेम यही चीज़ इसमें बोली जा रही है प्रोहिबिशन में, कि द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटेड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन ए केस, ठीक है, उसे रोक भी सकते हैं। नेक्स्ट सर्टियरी, यही वही अपर जुडिशरी और लोअर को साथ में इसमें जो बात करते हैं हम लोग, ये जुडिशियल, ठीक है, जो प्रोहिबिशन में आप जुडिशियल अथॉरिटी की बात कर सकते हैं और क्वाजी जुडिशियल भी। क्यों वारंटो में है कि जो पूछा जाता है, आप मान चलो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हुए हैं, बट आप ऐसे ही चले गए हो बिना किसी एग्जाम के, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाई वर्थ उठाते हो वारंट, आप इस पोजीशन पर बैठे हो, ठीक है, बट इसे नहीं कर सकते कांट अगेंस्ट। ये जो क्यों वारंट हुआ, इसको मिनिस्ट्रियल ऑफिस जो हो गए, ठीक है, या फिर प्राइवेट ऑफिस जो हो गए, तो उनके अगेंस्ट में आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओनली ऑन पब्लिक, ठीक है, नॉट प्राइवेट। उसके बाद नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज, डिक्लेयर
any community of that state as a scheduled tribe. ओके, अब देखो मैंने आपको शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी कि यार जो गवर्नर है वो क्या करेगा, रिकमेंड कर सकता है भाई, वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, डिक्लेयर नहीं करेगा। अच्छा, गवर्नर रिकमेंड किसको करेगा, प्रेसिडेंट को। ये रिकॉग्नाइज करने का काम, डिक्लेयर करने का काम कि यार इस ट्राइब को ये एक स्पेसिफिक ट्राइब है, ऐसे शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर दिया जाए, तो ये काम जो करेंगे वो करेंगे प्रेसिडेंट, नॉट गवर्नर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। हाँ, रिकमेंड कर देगा, जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा काम करेंगे कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर से कंसल्ट करी जाएगी, क्योंकि मैन ऑफ द चीज यही है कि जो स्टेट है, स्टेट के अंदर भले ही नॉमिनल हेड है गवर्नर, रियल हेड सीएम है, बट मेनली जो कंट्रोल है वो गवर्नर का ही है ना। ठीक है, सारी चीजें सेंटर तक वही पहुंचा रहा है, तो जो कंसल्ट की जाएगी वो गवर्नर से करते हैं वो लोग। मैन है सेकंड, कि ए कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर स्टेट। तो ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि मान चलो कोई ये स्टेट है ना, ये नागालैंड है और यहाँ पर ये मणिपुर है। ठीक है, तो इस नागालैंड में जो ट्राइब है, उसे अगर आपने शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया हुआ है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर भी हो, मणिपुर के अंदर। ओके, तो ऐसा ये चीज बोल रही है कि कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल कास्ट ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर स्टेट, सेम ऐसे ही नहीं हो सकती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि जो ट्राइब्स है वो होगी स्टेट स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पे अलग ट्राइब है, यहाँ पे अलग ट्राइब है। ओके, बट कई बार आप लोग देखोगे कि क्योंकि ये बाउंड्रीज वगैरह शेयर करते हैं, तो हो सकता है जो ये ट्राइब यहाँ पर है ये भी यहाँ पर है, बट एक जो ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब में डाला हुआ है तो वो यहाँ भी काउंट होगी, यहाँ भी काउंट होगी। अच्छा, कि ये जो ट्राइब है ये डाली हुई है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट। ठीक है, यूनियन बजट, अब देखो यूनियन बजट से क्वेश्चन 2024 में बजट जो आया था उससे भी, और इस बार भी बजट दिया हुआ है, तो इसमें तो बहुत सारे चेंजेस इस बार किए गए हैं टैक्स को लेकर, और भी कई सारी चीजें हैं। तो पॉसिबिलिटी है भाई, बनेगा ही बनेगा यहाँ से। फर्स्ट है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर है क्या वो? तो ये तो यहीं से ही गलत हो गया भाई, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है एट द यूनियन लेवल, यूनियन लेवल पर कोई डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा देखो, आर्टिकल अगर 113, आर्टिकल 113 की बात की जाए, ओके, क्योंकि मनी बिल, जो मनी रिलेटेड प्रोविजन है, तो आपने देखा होगा 109 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 109, 110, 111, 112। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा भी हुआ है, तो उसके ऊपर अगर बात की जाए, तो ये बोल रहा है कि जो यूनियन लेवल पर जो ग्रांट है, डिमांड ऑफ ग्रांट है, लाइक कोई पैसा वगैरह चाहिए, तो वो क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी रिकमेंडेशन पर की जाएगी, तो ये तो सही है। ठीक है, तो ओनली आपका जो स्टेटमेंट है, जो सेकंड है, सिर्फ यही सही है, क्योंकि इसमें जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा। ठीक है, पहले इनसे अप्रूवल लो प्रेसिडेंट से, तब वो पैसा निकाला जाएगा। आर्टिकल 113 की बात है। ओके, ओनली बी स्टेटमेंट इसकी सही होगी, फर्स्ट रॉन्ग है। फिर उसके बाद है कि जो बुक है, या देखो ये द इंडिया वे और भाई भारत मैटर्स, तो ये तो भाई न्यूज में भी रही है, जो उन्होंने बुक प्रमोशन भी किया था इस बुक का, जाके फोटो भी खिंचाया हुआ था जो सुब्रमण्यम जयशंकर है, जो फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, एस जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर, नहीं फॉरेन मिनिस्टर है। ओके, उसके बाद है 87 क्वेश्चन है कि कंट्री है और उसके रीजन्स हैं क्यों न्यूज में रही है, क्योंकि अब ये एक ट्रेंड चला दिया भाई, 2022 में आया था इस क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, कि कोई कंट्री है और वो किस वजह से, जैसे मान चलो युद्ध हुआ इजराइल पैलेस्तीन का, ईरान यूएसए का, तो वहाँ पर कुछ जगह वगैरह है, कुछ लोकेशंस है लोकेट की, और वो उसके साइड में किसी और कंट्री का नाम डाल दिया कि बताओ क्यों ये न्यूज में है। जैसे मान चलो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में रोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो क्या ये सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, रोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था भाई उसमें। नेक्स्ट है सूडान, वार बिटवीन द कंट्री रेगुलर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। उसके बाद तुर्की, अच्छा तुर्की के बारे में ये बोला जा रहा है कि इसने रिसाइंड कर दी थी अपनी मेंबरशिप ऑफ नाटो, जो नाटो की मेंबरशिप है वो अपने खत्म कर दी थी तुर्की ने, तो ये तो गलत है भाई, तुर्की ने कहाँ खत्म की। तो ओनली दो पेयर आपकी करेक्ट है, सूडान में तो युद्ध वगैरह है ही,
आपने देखा होगा, सैनिक बल वगैरह हो गए या फिर रेगुलर आर्मी जो होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई, उनके बीच में। अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट अगर बात करोगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टेटमेंट वन है, सुमेध पाइपलाइन स्ट्रेटेजिक रूट है फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस बाय शिपमेंट ऑफ यूरोप, शिपमेंट टू। अच्छा, ये इस तरीके से अगर मैं ऐसे बात करूँ, ये हमारा ये रेड सी है, और यहाँ इस तरीके से ऐसे ये सिनाई पेनिनसुला है। ओके, और यहाँ जो है ये पर्शियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ अकाबा है। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ अकाबा। ओके, जो कनेक्ट करती है इजराइल को इससे, रेड सी थे, जॉर्डन वगैरह को भी। ओके, तो ये बात की जा रही है कि पर्शियन गल्फ यहाँ से सुमेर लैंड, और यहाँ आपका ये जो दिखेगा आपको, ये मेडिटेरेनियन सी दिखेगा। तो ये ऐसा बोल रहा है कि यहाँ से ये जो पाइपलाइन है ये कनेक्ट करेगी रेड सी को और ये मेडिटेरेनियन सी से। स्टेटमेंट टू है, बिकॉज सुमेर पाइपलाइन कनेक्ट करती है रेड सी को विद द मेडिटेरेनियन सी। तो ये तो सही है, और ये सही है क्योंकि ये तभी तो यहाँ पर ऑयल, नेचुरल गैस, ये तभी क्रूड ऑयल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, स्ट्रेटेजिक पाइपलाइन बना के वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा यूरोप के अंदर। जैसे कोई यहाँ से यूरोप की तरफ जा रहा है, यहाँ से आप कुछ मंगा भी सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो ये आपकी दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, और वो एक्सप्लेन भी कर रही है क्यों बिछाई गई है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रही है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, नेक्स्ट है रेड सी। ये कह रहा है कि रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। ओके, और सेकंड है कि नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। देखो ये लाइक रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, ये तो ठीक है क्योंकि चारों साइड देखोगे तो आप, हाँ भाई थोड़ा रेगिस्तान वाला एरिया, यहाँ तो है ही सऊदी अरब कंडीशंस। और नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, कोई, अब देखो रेड सी में कोई रिवर आती तो है नहीं, मेनली छोटे छोटे रिवर्स हैं, तो और उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट नो वाटर, इसका सी स्टेटमेंट सही होगा। हो सकता है इसका ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सी हो सकती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जा रही है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो कहाँ से निकलेगा सबसे ज़्यादा, तो भाई पावर प्लांट, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो आप निकालते हो। अच्छा, इसको लेकर एक और है कि सल्फर वगैरह जो जलाते हैं तो वो सल्फर कंटेंट जो होता है वो मेनली क्या करता है, डायरेक्ट हिट करता है हमारे लंग्स वगैरह को। ठीक है, एज कम्पेयर टू CO2। तो CO2 वगैरह जो उनको अटैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये डायरेक्टली अटैक कर देता है, तो सल्फर जो है वो इस वजह से भी ये ज़्यादा डेंजर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट वन क्या बोल रही है, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशंस इन द साहेल रीजन। ठीक है, साहेल रीजन्स के अंदर आपने देखा होगा ये थोड़ा वॉर कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशंस वहाँ पर आई हुई हैं। नेक्स्ट है कि देयर देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर को डिफटेड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन्स इन द रिसेंट पास्ट। तो ये तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है इनकी। ओके, तो यहाँ पर ऐसी चीजें हुई हैं भाई, बिल्कुल हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडिया, स्टेटमेंट वन कह रही है कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ, ये तो गलत हो गया भाई, एप्पल्स वगैरह हम इम्पोर्ट करते हैं। तो जब पहले स्टेटमेंट गलत हो गई तो सेकंड वाली तो सही है, तो डी होगा इसका कि इन इंडिया लॉ प्रोहिबिट करता है द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब देखो GM क्रॉप्स जो हो गए उनके ऊपर तो पहले ही रोक लगाते हैं कि यार हमें ऑर्गेनिक चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा, स्पीकर को लेकर क्वेश्चंस हर बार बनता है भाई, किसी ना किसी चीज को लेकर, या तो स्पीकर को लेकर बना देंगे, डिप्टी स्पीकर को लगा देंगे, या फिर प्रोटेम स्पीकर हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। अब मान चलो स्पीकर को हटाने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है। ओके, और वो रेजोल्यूशन क्या है, कंसिडरेशन, वो अभी क्या है, अंडर कंसिडरेशन है, अभी उस पर मतलब फाइनल नहीं हो पाया है, बट वो पास वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं। तो उस टाइम पीरियड पर एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि प्रिसाइड करने वाली, ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा जो है उन दोनों, ये लोकसभा जो है उसकी मीटिंग हुई और उसे प्रिसाइड करना है। तो ये स्टेटमेंट बोल रही, फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ही या सी सेल नॉट प्रोसाइड, कि वो उसे प्रोसाइड नहीं कर सकते। पहला स्टेटमेंट तो यही है। तो क्या ये सही है, तो ये है गलत, क्योंकि वो
भले ही कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए उनको हटाने के लिए, कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, तो फिर भी वो क्या कर सकते हैं, वो प्रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, पीठासीन अधिकारी वो फिर भी होंगे, सेल नॉट प्रोसाइड, भाई बिल्कुल होंगे। सेकंड है, ही या सी सेल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। अब देखो बोलने का अधिकार होगा या नहीं होगा, तो हो सकता है, क्या किया जाए बताओ। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ही कैन स्पीक, तो बोल सकते हैं, एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स। देखो राइट टू स्पीक तो है, तो ये क्या बोल रहा है कि ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। उनके पास राइट टू स्पीक भी है, राइट टू स्पीक भी है, प्लस वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ओके, और जो फर्स्ट इंस्टेंस वोट होती है, लाइक दोनों की अगर बराबर वोट है, मान चलो कुछ मेंबर्स की 50 है, इस मेंबर्स की 50 है, बराबर वोट, तो जो फर्स्ट इंस्टेंस वोट होती है, तो उसमें भी वोटिंग कर सकते हैं। तो तीनों चीजें कर सकते हैं भाई, ये स्पीक भी है, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट भी है, और फर्स्ट इंस्टेंस वाला जो वोट है वो भी दे सकते हैं। हियर शैल नॉट बी इंटेंटेड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो ये भी गलत हो गया। तो तीनों ही क्या होगा, तो इसमें क्या क्या होगा, इसका ओनली वन। देखो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अब आर करेक्ट, करेक्ट होगी कौन सी, ओनली वन स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, देखो ही या सेल नॉट प्रोसाइड, प्रिसाइड, वो प्रिसाइड तो नहीं करेंगे। देखो मेनली इसमें दो चीजें दी हुई हैं कि वो प्रिसाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि अगर मान चलो इनको रेजोल्यूशन हटाने के लिए, तो इसके बाद ही एक तो डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, ओके डिप्टी स्पीकर भी तो होते हैं, मेनली तो करेंगे वो, बट अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, तो चीज ये बोल जा रही है। तो थो यद्यपि ही में भी प्रिसाइड, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाली आपकी सही है। अगर इसमें ये की जाए कि भाई बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल दी जाए कि नहीं वो कर ही नहीं सकते, तो वो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट को लेकर ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट डिसोल्यूशन। अब देखो मैंने एक चीज आपको बोली थी पॉलिटी के अंदर कि जिस भी बिल ने लोकसभा की शक्ल देख ली, लोकसभा का फेस देख लिया, वो बिल लैप्स हो जाएगा, सीधी बात ये है। ओके, तो ये देखो ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, अब लोकसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा ने पास कर देते तो क्या होगा, लैप्स ऑन इट डिसोल्यूशन, तो ये तो सही है, लैप्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा, लोकसभा ने पास कर दिया, एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा, राज्यसभा में पेंडिंग है, लैप्स हो जाएगा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो सही है क्योंकि लोकसभा की कल देख ली उसने। उसके बाद ए बिल इन रिगार्ड्स टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन टू समन द हाउस ऑफ ए जॉइंट सिटिंग लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अच्छा ये बोल रहा है कि कोई भी विधेयक है जिसके लाइक राष्ट्रपति ने उसको लेकर जॉइंट सिटिंग बुलाई है, तो और लोकसभा डिजोल्व हो गई, तो क्या वो खत्म हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, तो नहीं, ये नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी वो पास हो चुका है, सिर्फ प्रेसिडेंट का कंसेंट बाकी है, ठीक है। तो ओनली वन एंड टू इसमें सही होगा, थर्ड रॉन्ग है। उसके बाद फिर एक चीज और है कि प्रोरोग्यू के लेकर बात हो रही है। अच्छा प्रोरोगेशन की बात अगर हम करती जाए, तो वो है क्या, वो है एक टाइम के लिए ब्रेक देना, सेशन जो होता है, ठीक है, उसको प्रोरोग्यू करना। अब देखो प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, तो ये तो गलत हो गई भाई, काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए तभी तो करेंगे वो। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ये गलत हो गया, ये हो गया, बचा क्या, तीसरा तो सही है, और दूसरा और देखना है कि प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजॉर्न्ड साइन डाई, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग ऑफ हाउस विच इज इन द सेशन। अच्छा सेशन में जो हाउस है उसको प्रोरोग करने के लिए उसके ऊपर कोई लाइक प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी चीज़ है उनके लिए बार नहीं है कि लाइक ऐसा नहीं कर सकते आप, वो नहीं करना है, ये चीज़ें, ठीक है। तो बताओ भाई क्या ये सही हो सकती है, तो बताओ भाई क्या ये सेशन में होंगे तब कर सकते हैं या फिर सेशन में नहीं होंगे तब भी कर सकते हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट ऐसा बोल रही है। तो भाई ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, क्योंकि अगर ये देखो ये सीधा सीधा बात है कि प्रोरोग कर सकते हैं द हाउस विच इज इन सेशन, सेशन में हो या ना हो, ठीक है, तब भी प्रोरोग कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ये सिर्फ और सिर्फ ये बोल रही है कि सिर्फ सेशन में होगी तभी की जा रही है, तो इस वजह से गलत है, ओनली थर्ड ये जो है थ्री ओनली, ये सही होगी। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट बना, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। ओके, ठीक है, ये सही है। ओके, उसके बाद है कि यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रल बाय 2040, क्या 2040 तक है? नहीं, 2050 तक है भाई ये। तो यही गलत हो गया भाई ये, तो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट होगी, टू रॉन्ग है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट वन, रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड ए रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक। देखो रिकवरी नहीं हो पाई है भाई, इसका जो यहाँ पर वुमेन लाइक इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, माइग्रेशन वगैरह हो रहा है, तो ये रिकवरी नहीं हो पाई थी। और वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ठीक है, आप लोगों ने वहाँ पर ये क्या बोलते हैं, मराकाइबो, उसके बारे में पढ़ा होगा, मराकाइबो पोर्ट के बारे में भी। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसकी डी होगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, अच्छा ये किया किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट इसके अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत और ये इनके अंदर मत रखना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रोवाइड करी जाएगी 100% फंडिंग। ओके, कैडेस्ट्रल मैप्स वगैरह बनाए जाएंगे जो लैंड वगैरह है, ओके, उसके डिजिटल मैप्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, ये तो सही है दूसरा वाला। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ राइट फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, ठीक है, ये भी सही है, दो और तीन। और ये इम्प्लीमेंट की जाएगी स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और वो भी 100% फंडिंग के साथ। तो क्या ये सही है? तो बताइए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ओहो, मातृत्व अभियान भाई माताओं के लिए आ गई है। ओके, अब इसमें क्या है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि दिस स्कीम गारंटी करती है मिनिमम पैकेज ऑफ ए एंटेनेटल केयर सर्विस टू वुमेन इन दियर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी। देखो ये ठीक है, 6 मंथ और थर्ड मंथ वाली बात ये गलत है, ये तो सही है, पर ये जो चेकअप्स वाली बात है ना, इसमें बोली गई है केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, तो ये वन चेकअप, वन चेकअप की बात है। और जो 9th डे होता है, 9वां दिन हर मंथ का, तो वहां पर भी की जाएगा ये ट्राइमेस्टर, लाइक सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी। तो ऐसी चीजें जो हो जाएगी, जो केयर सर्विस जो दी जाएगी, एक तो वन चेकअप होगा, और जो हर महीने का 9वां दिन होगा, तो वहां पर जो इनका चेकअप वगैरह बहुत सारी चीजें की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि तीसरे तीसरे महीने में या दूसरे महीने में सारी चीजें की जाएंगी। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है इसकी। अंडर द स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विस एट नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ, वो कर सकते हैं भाई, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो वो सही है सेकंड स्टेटमेंट, कि ये जो कुछ विशिष्ट लोग हैं, लाइक निजी क्षेत्र के जो स्वास्थ्य देखभाल वाले हैं, वो अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज है वहाँ पर अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे बहुत से आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट में जॉब कर रहे होते हैं, और वो एनजीओ टाइप में अपना आते हैं सर्विस देने के लिए, ठीक है, और जो डॉक्टर्स होते हैं बड़े बड़े। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाली सही है, फर्स्ट वाली गलत है। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और द एंट्री एज गैप फॉर एनरोलमेंट ऑफ द स्कीम 21 से 40, क्या 21 से 40 है? नहीं, ये 18 से 40 है, ठीक है। और इसमें एक और है कि जो मंथली इनकम है वो 15,000 से कम होनी चाहिए, या फिर 15,000 होनी चाहिए, या 15,000 या फिर 15,000 से लेस कम। तो एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन सेल बी मेड बाय द बेनिफिशियरीज, ठीक है। ईच सब्सक्राइबर जो होगा, जिसने भी ये श्रम योगी मानधन धन है, ये जो है स्कीम है, इसके अंदर रिसीव की जाएगी मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेन द एज ऑफ 60। ओके, ये सही है। तो दो और तीन जो इसकी स्टेटमेंट है वो तो ठीक होगी। फोर्थ में क्या है, फोर्थ है फैमिली पेंशन जो मिलेगी एप्लीकेबल होगी, लाइक मान के चलो जो जो स्पाउस जो हो गए उसके, ठीक है, उनको और उसकी अनमेरिड डॉटर्स है, तो सिर्फ और सिर्फ स्पाउस होगा। अनमेरिड डॉटर्स की बात इसमें नहीं की गई है, ठीक है। जो पेंशन होगी, फैमिली पेंशन जो प्रोवाइड की जाएगी, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली 2 एंड 3 इसकी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन भी होगा। तो यहाँ हमारा ये जो पेपर है वो तो पूरा पूरा एनालाइज हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।